अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया और आज हम सबक नंबर 4 इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे समझेंगे। तो हमने इब्तदाई सरगर्मियों की बहुत सारी जो सरगर्मियाँ हैं उसे देख लिया है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ज़राअत, काश्तकारी। तो इस तरह से जो टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का मैंने इमेज लिया यहाँ पर। तो उसमें यहाँ पर तस्वीर दी गई है, ए कॉलम में इमेज, उसकी खुसूसियात दिए, बी कॉलम में कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरे कॉलम में है सी में टाइप ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत की किस्में। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो ज़राअत अंजाम दी जाती है वो अलग अलग तरीक़ों से अंजाम दी जाती है। उनके जो औज़ार इस्तेमाल किए जाते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, फसलों को लगाने का तरीका अलग तरह का होता है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की फसलें हासिल की जाती है, अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ज़राअत के। इस लिहाज से ज़राअत की अलग अलग किस्में की गई है जिसे हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में देख रहे हैं। उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं और उन ज़राअत की अलग अलग किस्मों की अपनी खुसूसियात होती है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस लिहाज से उनके अलग अलग नाम है, उनकी खुसूसियात। तो हमें इस सवाल के अंदर जो उन्हें सीक्वेंस से लगाना है, तरतीब से लगाना है, जो सही तस्वीर के सामने उसके सही खुसूसियात लिखना है और उसका जो नाम है वो हमें सी कॉलम में वहाँ पर बताना है कि कौन सी ज़राअत की वो किस्म है। इस तरह से हमें ये टेबल जो है वो मुकम्मल करना है। तो ये जो सवाल है ये बहुत ही अहम सवाल है जिसके ऊपर से सिर्फ टेबल पर ही सवाल नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे सवाल जो है आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर नोट लिखिए तो उसमें किसी भी एक ज़राअत का नाम दिया जाएगा और उसकी एक खुसूसियत पूछी जा सकती है कि गश्ती काश्तकारी की खुसूसियत बयान कीजिए, या फिर मुफस्सिल जवाब में आ सकता है सवाल। उसके अलावा जोग्राफियाई वजूहात पूछी जा सकती है इन कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात के ऊपर से ही। तो हमें इसे बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे से समझना है इस पॉइंट को। बहुत सारे सवाल इस पर से आने वाले एग्ज़ाम में। तो इस तरह से ये अलग अलग तस्वीर दिए गए और उनके सामने खुसूसियात लिखी गई है, लेकिन ये खुसूसियात जो है इस तस्वीर की नहीं है बल्कि ये सब तरतीब से नहीं दी गई, हमें उसे सही तरतीब से लगाना है। तो इस तरह से सवाल दिया गया है, उर्दू में देखेंगे अभी हम। ए, बी और सी इन सुतूनों में दी गई मालूमात का बगौर मुताला कीजिए और सुतून में दी गई तस्वीर की दी गई खाली जगहों में इस तस्वीर से मुताल्लिक खुसूसियात के नंबर और ज़राअत की किस्म के हुर्फ तहज्जी लिखिए, यानी कि जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं वो लिखना है हमें यहाँ पर। एक कॉलम के अंदर जो खुसूसियात है सही उसका यहाँ पे हमें लिखना है और ज़राअत की किस्म लिखनी है। सी कॉलम में कौन सी जो जवाब आएगा हमें यहाँ पर ज़राअत की किस्म में उसका नंबर लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो तस्वीर दी गई है उसकी खुसूसियात देखेंगे और उसकी किस्म का नाम क्या है वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले खुसूसियात, फल, फूल, तिब्बी पौधे, सजावटी पौधे वगैरह तिजारती बुनियाद पर लगाए जाते हैं। तो इस किस्म की ज़राअत के अंदर फल, फूल, तिब्बी पौधे की काश्तकारी की जाती है और उनकी फसलें लगाई जाती है और उनका असल मकसद जो रहता है वो है तिजारत करना। जो भी पैदावार हासिल होती है उसकी वो तिजारत करते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं। नफरी कुव्वत और जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर बड़े पैमाने पर मजदूरी की जाती है, लोगों के ज़रिए बड़े पैमाने पर इंसानी मजदूरी का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ इंसानी कुव्वत के अलावा जदीद मशीनों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मशीनरीज भी इसमें यूज़ की जाती है। ख़ास तौर पर मुंतके हार्रा, बहरे रोमी और मोतदिला इलाकों में की जाती है। तो ये काश्तकारी ज़्यादातर मुंतके हार्रा के इलाकों में अंजाम दी जाती है। बहरे रोम के जो अतराफ़ के इलाके हैं उसमें ये काश्तकारी अंजाम दी जाती है और मुंतके मोतदिला के इलाकों में इस तरह की काश्तकारी अंजाम दी जाती है जहाँ की आबो हवा
इस किस्म की ज़रात के लिए निहायत मौजू व मुवाफिक है। तो इस किस्म का नाम जो है ज़रात की वो है फलों और फूलों की ज़रात, या इसे बागबानी भी कहते हैं। फलों और फूलों की ज़रात या इसे बागबानी भी ज़रात कहा जाता है। तो इसके अगर हम जवाब में देखिए इसे कंप्लीट करने के लिए, तो ये खुसूसियात नंबर 6 है, छठे नंबर पर है उस टेबल के अंदर ये। और ज़रात की किस्म जो है वो है बी, फलों और फूलों की ज़रात या बागबानी। उसके बाद दूसरी तस्वीर, और इस तस्वीर की खुसूसियात देखिए, इस ज़रात की जो कि दी गई है, इस ज़रात की खुसूसियात वो है नंबर 5 पर है। ये खुसूसियात में ज़रात की जदीद किस्म है। ये जो ज़रात है ये ज़रात की जदीद किस्म है। शहरी लोगों की रोज़मर्रा की मांग को पूरा किया जाता है। शहरी इलाकों के सरहदी इलाकों में की जाती है। तो शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर बहुत सारी ज़रूरी पैदावार की मांग होती है। उन्हें रोज़ाना ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी, तरकारी, उसके अलावा दूध, अंडे, गोश्त वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसान जो है शहरी इलाकों के जो सरहदी या शहरों के बाहरी इलाके होते हैं वहाँ पर इस तरह की काश्तकारी अंजाम देता है। क्योंकि शहरों में आबादी ज़्यादा रहती है तो खेत के लिए वहाँ पर ज़मीन जो रहती है वो मौजूद नहीं रहती और कीमतें भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए वो शहरों के बाहर की जो सरहदी इलाके रहते हैं किसान वहाँ पर इस तरह की ज़रात अंजाम देता है। महदूद ज़रई ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है। तो जो खेत रहते हैं इस तरह की ज़रात में वो कम जसामत वाले रहते हैं, उनकी साइज़ छोटी रहती है और उन खेतों से किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की कोशिश करता है। कसीर सरमाए का इस्तेमाल, तो इसमें बड़े पैमाने पर सरमाया लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है। जिस्मानी क़ुव्वत के अलावा जदीद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और सरमाए का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जिस्मानी क़ुव्वत यानी कि किसान और मज़दूर इसमें खुद काम करते हैं और साथ ही साथ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर ग्रीन हाउस दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक साइंटिफिक तरीका है ज़रात करने का। तो इसमें जदीद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर सरमाए का इस्तेमाल किया जाता है। नामियाती और कीमियाई खाद का इस्तेमाल किया जाता है और आबपाशी की सहूलियत जो है फराहम की जाती है इस तरह के खेतों में। ट्रक के एक रात के मसाफती फासले के अंदर की जाती है, यानी कि जो खेत रहते हैं वो शहरों से सिर्फ इतने फासले पर रहते हैं कि ट्रक जो है एक रात का फासला तय करते हुए शहर की मंडी तक पहुंच जाए। इसमें ज़्यादातर जो पैदावार की जाती है चीज़ों की उसमें सब्जियां, फल, दूध, अंडे, गोश्त और मछलियाँ वगैरह है, इससे ये पैदावार हासिल की जाती है। और ये तमाम अशिया जो है वो जल्दी से सड़ने और ख़राब होने वाली अशिया है। तो इसलिए इनको ऐसे इलाकों में पैदा किया जाता है जो शहर से कम फासले पर हो और इनकी पैदावार होने के बाद वो शहर के बाहर के इलाकों से शहर में लाने के लिए उन्हें ट्रक में डाला जाता है रात में। और वो ट्रक जो है रात भर का सफ़र तय करते हुए सुबह तक जो शहर की मंडी होती है वहाँ तक पहुँच जाती है और कम फासला तय रहता है। सिर्फ रात में जितना फासला एक ट्रक तय कर सकती है उतने फासले पर रहती है, क्योंकि अगर फासला ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ये तमाम चीज़ें ख़राब हो सकती है क्योंकि उसे वहाँ पर पहुँचने के लिए वक्त ज़्यादा लगेगा। इसलिए फ़ासला भी सिर्फ एक रात में जो तय किया जा सकता है उतने ही फासले पर ये खेत मौजूद रहते हैं शहरों के। गुंजान आबादी वाले शहरी इलाकों और तरक्की याफ्ता सनती इलाकों के अतराफ की जाती है। तो ज़्यादातर इस तरह की काश्तकारी जो है वो जहाँ पर ज़्यादा गुंजान आबादी हो और सनती इलाके हो जहाँ पर ऐसे इलाकों में ये काश्तकारी अंजाम दी जाती है। मसलन पुणे में सब्जियां, फल और फूल वगैरह खेड़, शिवापुर और सासवड़ से लाई जाती है, क्योंकि पूना एक बहुत बड़ा शहर है। तो वहाँ की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
जो ज़रूरी पैदावार होती है वो खेड़, शिवापुर और सासवड़, ये पुणे के करीबी मकामात है। यहाँ से ट्रक में जो ज़रूरी पैदावार को डाला जाता है और उसे पुणे के बाज़ार तक पहुँचाया जाता है। उसी तरह से मुंबई में पनवेल, नासिक, शाहपुर, वसई वगैरह से ये ज़रूरी पैदावारों को ट्रक के ज़रिए मुंबई में भेजा जाता है और वहाँ पर ग़िज़ाई ज़रूरतें जो है मुकम्मल की जाती है। तो इस ज़रात को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर नकल व अमल के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जोग्राफिया वजूहात में भी सवाल आ सकता है कि जो ज़रात का नाम है बागबानी बराए बाज़ार, ये ज़रात की किस्म का नाम है बागबानी बराए बाज़ार को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। तो उसकी वजूहत है कि एक रात के फासला तय करते हुए जो ख़राब होने वाली चीज़ें रहती है उसे शहर के मंडी तक पहुंचाया जाता है ट्रकों के ज़रिए, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। तो ये है इसकी खुसूसियात नंबर 5 जवाब में। और सी है बागबानी बराए बाज़ार, ये ज़रात की किस्म का नाम है। उसके बाद है अगली तस्वीर और उसकी खुसूसियात है वो है नंबर 2 टेबल के अंदर दी गई हुई। बड़ी जसामत के खेत होते हैं, इसमें जो खेत रहते हैं बहुत ज़्यादा बड़े इलाके में फैले हुए रहते हैं। ये 1000 से ज़्यादा बड़े हेक्टर तक फैले हुए रहते हैं, यानी कि 1000 हेक्टर से ज़्यादा बड़ा रकबा रहता है खेतों का, यानी कि साइज़ इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। इसमें अमिक सरमायाकारी लगती है, यानी कि सरमाया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है इस तरह की काश्तकारी में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम मशीनों के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। तो जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तस्वीर में देख सकते हैं। तो जदीद मशीनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जो खाद जो है उसका छिड़काव यहाँ पर स्प्रे के ज़रिए किया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए हम बीज बोने से फसलें काटने तक सारे काम मशीनों के ज़रिए किए जाते हैं। तो इसमें जितने भी काम रहते हैं वो तमाम काम मशीनों से किए जाते हैं। बीज बोने से लेकर बीज बोने के लिए जो सीड ड्रिलर मशीन आती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़मीन में बीज को बोती है। ज़मीन को हमवार करने के लिए लेवलर का इस्तेमाल किया जाता है। आब पाशी के लिए जो पानी के पंप रहते हैं बिजली के वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फसलों को कटाई के लिए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ खेतों की साइज़ इतनी बड़ी रहती है कि उनमें बड़े पैमाने पर बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तस्वीर में देख सकते हैं। ये पूरा एक ही खेत की ज़मीन है जो बहुत ज़्यादा बड़े इलाके में फैली हुई है, और यहाँ पर फसलों की कटाई जो है ये हार्वेस्टर के ज़रिए की जा रही है, और उसे फिर जो दूसरे यहाँ पर कंटेनर है पीछे गाड़ी के उसमें वहाँ तक पहुँचाया जाता है जो भी कटाई की जाती है। तो यहाँ पर इस जगह पर कटाई हो चुकी है मुकम्मल, और अभी इस पट्टे में कटाई का काम शुरू है। तस्वीर में देख सकते हैं हम तो कितने बड़े पैमाने पर ये खेत फैले हुए हैं और कितनी ज़्यादा इसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ खेतों में तो जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद जो है कीमियाई खाद का छिड़काव भी हेलीकॉप्टर की मदद से किया जाता है, क्योंकि खेत की रकबा ही इतना बड़ा रहता है कि उसमें इंसानी कुव्वत की बहुत ज़्यादा कुव्वत दरकार होंगी और फिर भी वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता है वक्त पर, इसलिए ज़्यादातर मशीनों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जैसे इस तस्वीर में देख सकते हैं कीमियाई खाद का छिड़काव हेलीकॉप्टर के ज़रिए हो रहा है। और ये यक फसली ज़रात है। यक फसली यानी कि एक खेत के अंदर साल भर सिर्फ एक ही फसल की पैदावार की जाती है। अगर वो गेहूं का खेत है तो साल भर सिर्फ एक ही फसल उसमें लगाई जाती है और गेहूं की पैदावार जो है पूरे खेत से ली जाती है, इसलिए इसे यक फसली ज़रात कहते हैं। उसमें कोई दूसरी फसल जो है एक फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल नहीं लगाई जाती, बल्कि सिर्फ गेहूं की कटाई के बाद फिर से गेहूं की पैदावार उस खेत से की जाती है। ज़रात और तिजारती मवेशी पालन साथ साथ, तो इस तरह की ज़रात में काश्तकारी और जो तिजारती मवेशी पालन है वो दोनों एक साथ किया जाता है। इसमें मवेशी पालन का भी काम जो है खेतों में किया जाता है। फी हेक्टर पैदावार कम लेकिन
फीकस पैदावार ज़्यादा हासिल होती है। फी हेक्टर पैदावार कम, यानी कि खेतों का रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा वसी होता है। तो अगर 1000 हेक्टर का रकबा है खेत का, तो अगर हम सिर्फ उसका एक टुकड़ा देखें तो उससे जो पैदावार हासिल होती है दूसरे खेतों के मुकाबले में छोटे, तो उसके मुकाबले में यहाँ पर कम पैदावार होती है, क्योंकि सिर्फ एक ही फसल की पैदावार साल भर करते। तो अगर हम उसकी तकसीम करें छोटे छोटे हिस्सों में, तो एक एक हेक्टर के मुकाबले में पैदावार उस खेत से बहुत कम हासिल होती है। लेकिन मुकम्मल पैदावार अगर देखें हम, खेत ज़्यादा बड़े होने की वजह से, तो मुकम्मल पैदावार का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फीकस पैदावार भी ज़्यादा होती है। फीकस पैदावार यानी कि जब हम जो भी किसान की पैदावार है यहाँ पर खेतों से हासिल होने वाली, जब हम उसके मालिक के घर में तकसीम करेंगे तो वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये खेत, ये इस तरह की ज़राअत जो है ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में की जाती है, जहाँ पर आबादी कम है और जो खेत के मालिक होते हैं उसकी जो खानदान रहते हैं, उसके जो मेंबर रहते हैं लोग, वो भी खानदान में कम रहते हैं। यानी कि एक किसान है जो खेत का मालिक है, तो उसके खानदान में सिर्फ 3 अफराद है। तो जब जितनी भी पैदावार हासिल होंगी वो सिर्फ खानदान के 3 लोगों में तकसीम होंगे, जिसकी वजह से एक एक के हिस्से में बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है, क्योंकि तकसीम के लिए ज़्यादा अफराद नहीं होंगे। जितने फैमिली में मेंबर बढ़ेंगे, अफराद की तादाद बढ़ेंगी, उतनी फीकस आमदनी जो है वो कम होती जाती है। इसलिए यहाँ पर जो किसान के खानदान के लोग रहते हैं उनकी तादाद भी कम होने की वजह से फीकस आमदनी, फीकस पैदावार ज़्यादा हासिल होती है। मुंतके मोतदला के घास के मैदान, स्टेप, परेरी, डाउन्स, पंपास, वेल्ड में ये काश्तकारी बड़े पैमाने पर अंजाम दी जाती है। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े घास के मैदानी इलाके, वहाँ पर ये काश्तकारी अंजाम दी जाती है। और इसकी अहम जो फसलें इस काश्तकारी की वो है गेहूँ और मकई। तो ये दोनों फसलें बड़े पैमाने पर यहाँ पर हासिल की जाती है, जिसका नाम है तौसी तिजारती ज़राअत, या इसे तिजारती तौसी ज़राअत भी कहते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर जो ज़राअत अंजाम दी जाती है वो तिजारत की गर्ज से अंजाम दी जाती है। बड़े पैमाने पर जो भी पैदावार हासिल होती है उसकी तिजारत की जाती है, अलग अलग मंडियों में उसे भेजा जाता है और मुनाफा कमाया जाता है इस तरह की ज़राअत में। तो इसकी जो खुसूसियात है वो है नंबर 2, और किस्म जो है वो है F। तो अगर हम तकसीम देखें तिजारती तौसी ज़राअत की किन इलाकों में ज़्यादा की जाती है, तो वो है शुमाली अमेरिका में, यहाँ पर है परेरी घास का मैदान, यहाँ पर बड़े पैमाने पर ये होती है तिजारती तौसी ज़राअत। जनूबी अमेरिका में है पंपास घास का मैदान, अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान, यूरेशिया में, यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर है, यूरेशिया के अंदर है स्टेप घास का मैदान, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स घास का मैदान। तो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तिजारती तौसी ज़राअत जो है वो अंजाम दी जाती है। तो इन घास के मैदानों के नाम भी याद करने हैं आपको, कौन से वल्द आज़म में कौन सा घास का मैदान मौजूद है, क्योंकि इस पर भी सवाल आ सकता है नक्शे का कि वेल्ड घास का मैदान। तो हमें यहाँ पर निशान बनाकर बताना होगा अलामात के ज़रिए कि यहाँ पर है अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान। तो इसी तरह से अलग अलग घास के मैदान भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगली तस्वीर है और उसकी खुसूसियात जो है नंबर 3, वसी व अरीज़ खेत की जसामत। तो इसमें भी खेत की जो जसामत रहती है, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। अमिक सरमाएकारी की जाती है इसमें भी पैसों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। यक फसली ज़राअत है, तो इसमें भी खेतों से सिर्फ एक ही फसल की पैदावार हासिल की जाती है, इसमें कोई दूसरी फसल की पैदावार नहीं की जा सकती। जो भी उसके लिए मुवाफिक आबोहवा रहती है जो फसल के लिए, वो फसल उस जगह पर लगाई जाती है और उसकी पैदावार की जाती है। जैसे कि चाय के बागात, तो चाय के बागात में सिर्फ चाय की पैदावार हासिल की जाती है, क्योंकि पहाड़ी ढलवान वाले इलाके रहते हैं, ज़्यादा बारिश वाले इलाके रहते हैं, तो सिर्फ वहाँ पर उन इलाकों में सिर्फ चाय की पैदावार हो सकती है। तो इसलिए जो भी जोग्राफियाई अवामिल मौजूद होते हैं जो फसलों के लिए वहाँ पे मुवाफिक हो, उस लिहाज से ही अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की फसलें ऐसे लगाई जाती है। उसके बाद है
मकामी मजदूरों के ज़रिए ज़राअत के काम, तो ज़्यादातर जो भी काम होते हैं खेत के अंदर वो जो मकामी लोग रहते हैं वहाँ पर रहने वाले, उनके ज़रिए वहाँ पर खेतों में मजदूरी के काम किए जाते हैं। फसलों की बेहतरीन देखभाल व इंतज़ाम, तो इन फसलों की देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इनकी मांग बहुत ज़्यादा है बाज़ार में, तो इनकी देख रेख ज़्यादा करना पड़ती है, उनकी देखभाल करना पड़ती है। और उसको प्रोसेस करने के लिए तो जो भी पत्तियाँ हासिल की जाती है उससे प्रोसेस करने के बाद जैसे कि चाय बनाई जाती है, चाय की पत्ती, तो इस तरह से उन्हें लैब में लेके जाते हैं और उससे फिर चाय बनाई जाती है। तो इस तरह से उन्हें लैब की भी ज़रूरत पड़ती है, लैब का इंतज़ाम भी होना चाहिए वहाँ पर, तो उसके लिए भी सरमाया बहुत ज़्यादा लगता है। फी हेक्टर पैदावार कम लेकिन कुल पैदावार ज़्यादा, तो इसमें भी खेत की साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, लेकिन अगर हम उसके एक एक टुकड़े को अगर देखें हम, जो पैदावार मिलनी चाहिए ज़्यादा उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन जब हम पूरे खेत की पैदावार मिला ले तो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा रहती है, ज़्यादा बड़े खेत के होने की वजह से, तो जिसकी वजह से कुल पैदावार ज़्यादा हासिल होती है। उसके बाद है एक मर्तबा शजरकारी के बाद 10 साल से 15 साल तक पैदावार की याफ्त, यानी कि एक बार जब शजरकारी की जाए, जब पौधा लगाया जाता है खेत के अंदर, तो उसी पौधे से हम जो भी फसलों की पैदावार होती है वो 10 से 15 साल तक हासिल कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो भी पौधे होते हैं उसे जड़ों से नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ उनकी पत्तियां लेते हैं, या फिर कुछ दरख्त ऐसे होते हैं, कुछ फसलें ऐसी होती है कि उन पे जो लगने वाले फल रहते हैं सिर्फ उन्हें निकाला जाता है, बाकी जो पूरा पौधा रहता है वो अपनी जगह पर मौजूद होता है। जब चाय की पत्तियां निकाल ली जाती है इसके पत्ते यहाँ पर पौधे से, तो कुछ वक्त बाद फिर से यहाँ पर पत्तियां जो है वो आ जाती है और फिर से हरा भरा दरख्त बन जाता है चाय का। इसी तरह से जो कॉफ़ी के दरख्त होते हैं उनसे कॉफ़ी के फल वगैरह निकाल दिए जाते हैं कोको के, और कुछ देर बाद फिर से उनमें, कुछ वक्त के बाद फिर से उनमें फल जो है वो लग जाते। तो एक बार पौधा लगाने के बाद खेतों में एक पौधे से ही हम 10 से 15 साल तक फसलों की पैदावार कर सकते हैं। तो इस ज़राअत की जो अहम फसलें हैं वो है चाय, कॉफ़ी, रबर, कोको वगैरह, ये अहम फसलें हैं इस तरह की काश्तकारी के। उसके अलावा भारत के अंदर केरला में मसाले जो है तो मसाले के बागात मौजूद है। उसके अलावा कोकन में काजू के बागात, तो इस तरह की भी चीज़ें हासिल की जाती है इस तरह की काश्तकारी में। और ये काश्तकारी बड़े पैमाने पर मलेशिया, भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जज़ायर गल्बुल हिंद यानी कि जो कैरेबियन जज़ायर है, उसके अलावा फिलिपाइन, थाईलैंड और वियतनाम में अंजाम दी जाती है बड़े पैमाने पर। तो इसका नाम है ज़राअत का वो है बागाती काश्तकारी, या इसे बागाती ज़राअत भी कहते हैं। तो उसका जो जवाब है यहाँ पर खुसूसियात का वो है नंबर 3, और ज़राअत की किस्म है वो है ई। उसके बाद अगली तस्वीर उसकी खुसूसियात, तो ये खुसूसियात नंबर 1 है छोटी जसामत के खेत। तो इसमें जो खेत रहते हैं उसकी जसामत बहुत ही छोटी रहती है, 1 हेक्टर से 1.5 हेक्टर के दरमियान इनकी जसामत रहती है, यानी कि बहुत ही छोटे खेत रहते हैं। कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है, यानी कि खेत कम साइज़ होने की वजह से अपने किसान जो है वो छोटे से खेत से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की कोशिश करता है। यानी कि एक फसल की कटाई के बाद फिर उसी खेत में वो कोई दूसरी फसल लगाता है, दूसरी फसल की कटाई के बाद तीसरी फसल जो है वहाँ पर वो लगाता है और उससे ज़्यादा पैदावार हासिल करने की कोशिश करता है। उसके बाद है ग़िज़ाई फसलों का गलबा, यानी कि ग़िज़ाई फसलें यानी कि जो इंसान अपनी ग़िज़ा के तौर पर उन फसलों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि चावल, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी, तरकारी, दालें वगैरह, इस तरह की ग़िज़ाई फसलों का इसमें गलबा रहता है। किसान इसमें ज़्यादातर जो ग़िज़ाई फसलें जो उसकी ज़रूरतों को, ग़िज़ाई ज़रूरतों को मुकम्मल कर सके, ऐसी फसलें इसमें लगाता है। उसके बाद है
नफरी कुव्वत का इस्तेमाल यानी कि इंसानी कुव्वत का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसमें खेत में अगर देखें हम तो सारे काम इंसान खुद अपने हाथों से अंजाम दे रहे, और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है साथ में खेतों के अंदर बड़े पैमाने पर। तो इसमें इंसान और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर, क्योंकि खेत जो रहते हैं बहुत छोटे रहते हैं, इसलिए इसमें मशीनों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होता है। और साथ ही साथ किसान भी बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो इसलिए उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मशीनों का खर्च बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कि ज़्यादातर ये गरीब किसान लोग इस तरह की काश्तकारी अंजाम देते हैं। तो इस तरह की काश्तकारी ज़्यादातर चीन, भारत, जापान, कोरिया, श्रीलंका और मशरकी एशियाई ममालिक में अंजाम दी जाती है। और इस ज़रात की जो अहम फसल है वो है चावल। चावल की बड़े पैमाने पर पैदावार जो है इन खेतों से हासिल किए जाते हैं। इसका नाम है वो है अमीक गुजर बसर ज़रात, या इसे खानगी काश्तकारी भी कहते हैं। तो अमीक गुजर बसर ज़रात या खानगी काश्तकारी इसे कहा जाता है। तो इसका नंबर है नंबर 1, और ज़रात की किस्म जो है वो है डी। उसके बाद इस नक्शे में दिखाया गया है अमीक गुजर बसर ज़रात के इलाके। तो किन इलाकों में बड़े पैमाने पर अमीक गुजर बसर काश्तकारी या खानगी काश्तकारी अंजाम दी जाती है। तो वो ज़्यादातर एशियाई ममालिक में इस तरह की काश्तकारी अंजाम दी जाती है, जिनमें भारत, उसके अलावा चीन, उसके बांग्लादेश, यहाँ पर श्रीलंका, जापान, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम और मशरकी एशियाई ममालिक में यहाँ पर ये काश्तकारी अंजाम दी जाती है। उसके बाद है अगली तस्वीर। तो इसकी खुसूसियात है नंबर 4, जंगलाती इलाके को जलाकर उसे ज़रात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की काश्तकारी में किसान जो है ज़्यादातर उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है, ज़्यादातर कबायली लोग होते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये जंगल के एक इलाके में जाते हैं और जंगल के इलाके के दरख्त पेड़ पौधों को काटते हैं, और जो घास फूस वगैरह मौजूद होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें जला देते हैं। और जलाने के बाद जो राख बचती है उसे वहाँ की मिट्टी में मिलाते हैं खाद के तौर पर, और उस हिस्से में फिर वो ज़रात अंजाम देते हैं, यानी कि जंगल को साफ करते हैं जलाने के बाद, और उस ज़मीन के टुकड़े पर वो ज़रात अंजाम देते हैं। खेतों की जसामत बहुत छोटी होती है, यानी कि छोटी जसामत के खेत होते हैं, ज़्यादा बड़े इलाके में ये अंजाम नहीं दी जाती काश्तकारी। पैदावार बहुत कम होती है, जो भी खेतों से पैदावार हासिल होती है उसका तनासुब बहुत कम होता है। सिर्फ 2 या 3 साल तक ही पैदावार हासिल होती है। तो जब किसान किसी इलाके को जलाकर उस इलाके में काश्तकारी करता है तो उस इलाके में सिर्फ 2 या 3 साल तक ही पैदावार हासिल होती है, और उसके बाद वो उस ज़मीन को छोड़कर दूसरे कतई ज़मीन की तलाश में चले जाता है, यानी कि फिर दूसरे ज़मीन की तलाश करता है, और फिर से वो इसी तरह का जो है काम दोहराता है, यानी उस इलाके में नए इलाके में जाकर जंगल को काटता है, आग लगाता है, और उस हिस्से को साफ करने के बाद उस इलाके में काश्तकारी करता है। तो ये हर 2-3 साल बाद जो है उस इलाके को छोड़कर फिर नए इलाके में जाता है, फिर 2-3 साल बाद उस ज़मीन को छोड़कर फिर अलग इलाके की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से ये गश्त करता रहता है एक इलाके से दूसरे इलाके में। जंगलाती वसाइल घटते जाते हैं और मिट्टी की उरियाकारी होती है। तो इस तरह की काश्तकारी की वजह से जो जंगलाती वसाइल है वो घटते हैं, क्योंकि जंगल की बड़े पैमाने पर कटाई करता है, उन्हें जलाता है, तो जंगलाती वसाइल कम होते हैं और मिट्टी की उरियाकारी होती है। तो ये 2-3 साल बाद जो अपनी ज़मीन छोड़कर नई ज़मीन की तलाश में जाता है, उसका सबब यही होता है कि एक ज़मीन पे काश्तकारी करने के बाद 2-3 साल वहाँ काश्तकारी करने के बाद पहले साल पैदावार ज़्यादा मिलती है उस ज़मीन पर, दूसरे साल पैदावार कम हो जाती है, तीसरे साल पैदावार और भी कम हो जाती है उस ज़मीनी हिस्से में। उसके अहम वजह होती है क्योंकि ज़मीन की झीज होती है उस इलाके में ज़्यादातर, मिट्टी की उरियाकारी होती है, जिसकी वजह से उस मिट्टी की ज़रखेज़ियत
कम हो जाती है और जरखेजियत कम होने की वजह से उस ज़मीनी हिस्से से जो फसलों की पैदावार है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से फिर इस हिस्से को छोड़कर फिर वो नई ज़मीन की तलाश की तरफ चले जाता, फिर अलग हिस्से में वो काश्तकारी करता, फिर 2-3 साल बाद यहाँ पर भी पैदावार हासिल होना कम हो जाता है, फिर वो तीसरे हिस्से की तरफ बढ़कर वहाँ पर काश्तकारी अंजाम देता है। तो हर 2-3 साल बाद वो एक ज़मीन को छोड़कर दूसरे ज़मीन में जाता, फिर उसे छोड़कर तीसरे इलाके में जाता। तो ये हमेशा इस तरह से वो गश्त करते रहता है और 10-15 साल बाद फिर से वो वापस उसी इलाके में आ जाता है जहाँ पर उसने पहले काश्तकारी की थी। और 10-15 साल में ये जो ज़मीनी हिस्सा जो बंजर हो जाता है फिर से उसमें जरखेजियत लौट आ जाती है, क्योंकि उसे वो वैसे ही छोड़ देता है। तो कुदरती तौर पर मिट्टी में जरखेजियत वापस आ जाती है, फिर से वो ज़राअत इस इलाके में करता, फिर ये 2-3 साल बाद बंजर हो जाती है ज़मीन यहाँ की, फिर वो दूसरे इलाके में जाता। तो इस तरह से ये गश्त करते रहता है, इसलिए इसे गश्ती काश्तकारी कहते हैं। तो ये काश्तकारी ज़्यादातर एशिया के हार्रा इलाके, जुनूब मशरकी एशिया, वस्ती और जुनूबी अमेरिका और अफ्रीका के जंगलाती इलाकों में ख़ास तौर पर की जाती है। तो इस काश्तकारी का नाम है गश्ती ज़राअत या गश्ती काश्तकारी कहते हैं। तो गश्ती यानी कि वो हमेशा गश्त लगाते इसके किसान जो कबाइली लोग हैं एक ज़मीनी हिस्से से दूसरे ज़मीनी हिस्से, इसलिए से गश्ती ज़राअत कहते हैं। तो हमारा जो जवाब है वो है खुसूसियत नंबर 4 और ज़राअत की किस्म का जो है नंबर वो है ए। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, कोशिश कीजिए दर्जे बाला जदौल में दी गई तस्वीर और मालूमात की बुनियाद पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की दर्जाबंदी तबई अवामिल और इंसानी अवामिल में कीजिए। तो जब ज़राअत अंजाम दी जाती है तो ज़राअत को करने के लिए उस पर बहुत सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं, जिन्हें हम तबई अवामिल और इंसानी अवामिल कहते हैं। तो ये अवामिल मैं जो अगले जो पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला है उसमें इसका जवाब भी मैं उसके अंदर आपको देने वाला हूँ। तो ये हम डिटेल में देखेंगे अभी ज़राअत को, और उस एक्टिविटी का जवाब भी हमें इसमें मिलेगा। जब हम ज़राअत के पेशे की तकसीम पर नज़र डालते हैं तो ये हकीकत वाज़े होती है कि इस पेशे से मुंसलिक अफराद का सबसे ज़्यादा तनासुब बर्र-ए-आज़म अफ्रीका और इसके बाद बर्र-ए-आज़म एशिया में। तो सबसे ज़्यादा ज़राअत से जुड़े हुए लोग बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में पाए जाते हैं और उसके बाद बर्र-ए-आज़म एशिया के लोग सबसे ज़्यादा ज़राअती सरगर्मी से जुड़े हुए हैं, उससे मुंसलिक हैं। बर्र-ए-आज़म यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अगरचा के बहुत ही वसी व अरीज़ इलाकों पर ज़राअत की जाती है, लेकिन ज़राअत के पेशे से मुंसलिक अफराद का तनासुब यहाँ बहुत कम है। तो बर्र-ए-आज़म यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर और वसी व अरीज़ इलाके में ज़राअत की जाती है, लेकिन वहाँ पर ज़राअत से जुड़े हुए अफराद का तनासुब कम है। उसकी अहम वजह है क्योंकि वहाँ की आबादी भी कम है, एशियाई इलाकों के मुकाबले में आबादी का तनासुब कम है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, तो इसलिए वसी व अरीज़ यहाँ पर ज़राअती इलाके मौजूद है और आबादी कम है, और इसलिए ज़राअत से मुंसलिक अफराद का तनासुब यहाँ पर कम है। और साथ ही साथ ये तरक्की याफ्ता ममालिक है यहाँ पर, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के, तो इसलिए यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो सानवी और सलासी सरगर्मियों से मुंसलिक है और इब्तिदाई सरगर्मी से कम वहाँ के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। आमतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़राअत के पेशे में मसरूफ़ लोगों की तादाद काफ़ी कम है। जैसे मैंने अभी बताया कि तरक्की याफ्ता ममालिक के ज़्यादातर अफराद जो है वो सानवी और सलासी सरगर्मियों में ज़्यादा मुंसलिक है, इसलिए जो ज़राअती सरगर्मी है उससे उनका जो मसरूफ़ लोगों का तनासुब है वो कम पाया जाता है। जबकि तरक्की पजीर ममालिक की कसीर आबादी इस पेशे से मुंसलिक है। तो जो
तरक्की पजीर ममालिक है जिनकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ के लोगों का तनासुब जो है वो ज़राती सरगर्मी से ज़्यादा मुंसलिक है। ज़्यादातर लोग इब्तदाई सरगर्मी से जुड़े हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अक़साम की फसल पैदा की जाती है। ज़राअत पर मुख्तलिफ अक़साम के तबई, समाजी और माशी अवामिल असरअंदाज होते हैं। यानी कि ज़राअत की तरक्की के लिए किसी भी इलाके में हमें ज़राअत करनी है तो उसके ऊपर बहुत सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं, जैसे तबई अवामिल, समाजी और माशी अवामिल। तो जो एक्टिविटी दी गई है उसके जवाब हमें देखने हैं इसके अंदर। तो हम देखेंगे तबई अवामिल, ज़राअत पर असरअंदाज होने वाले अहम तबई अवामिल। तो उसमें सबसे पहले है आब हवा। तो ज़राअत पर सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज होती है वो है किसी भी इलाके की आब हवा। तो जिन इलाकों की आब हवा मुवाफिक पाई जाती है उन इलाकों में बड़े पैमाने पर ज़राअती सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती है, और जिन इलाकों में नासाजगार आब हवा पाई जाती है जैसे कि सहराई इलाके, बर्फपोश इलाके, ऐसे इलाकों में ज़राअती सरगर्मी अंजाम देना नामुमकिन होता है। तो इसलिए आब हवा एक अहम तबई अवामिल है। उसके बाद है ज़मीन की तबई साख्त। तो ज़मीन की तबई साख्त यानी कि ज़मीनी सतह की बनावट। तो ज़्यादातर ज़राअत के लिए मैदानी इलाके ज़्यादातर मुवाफिक होते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसे होती है जो पहाड़ी इलाकों की ढलवान में भी उनकी पैदावार हासिल की जा सकती है। तो ज़मीन की जो तबई साख्त है वो भी जो फसलें लगाई जाती है उसको असरअंदाज करती है, यानी कि कौन से इलाकों में किस तरह की फसलें हम लगा सकते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल के लिए मैदानी इलाके साजगार होते हैं, उसी तरह से चाय, कॉफ़ी की फसल के लिए जो पहाड़ी ढलवानी इलाके रहते हैं वो ज़्यादातर फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो इस तरह से ज़मीन की तबई साख्त भी एक अहम अवामिल है। उसके बाद है मिट्टी। तो मिट्टी की ज़रखेज़ियत भी एक अहम अवामिल है। जिन इलाकों की मिट्टी ज़रखेज़ पाई जाती है वहाँ पर हम ज़राअती सरगर्मी कर सकते हैं, और बंजर मिट्टी वाले इलाके में, गैर ज़रखेज़ इलाकों में हम ज़राअती सरगर्मी अंजाम नहीं दे सकते। उसके बाद है नंबर 4 पानी। तो पानी भी एक अहम अवामिल है ज़राअत की तरक्की के लिए। अगर पानी की किल्लत हो किसी इलाके में तो वहाँ पर हम ज़राअती सरगर्मी अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे ज़राअती पैदावारी कामों में पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये तमाम जो है तबई अवामिल है ज़राअत के। उसके बाद ज़राअत पर असरअंदाज होने वाले माशी व समाजी अवामिल। तो उसमें नंबर 1 है मज़दूरों की दस्तयाबी। तो बड़े पैमाने पर खेतों में काम करने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नंबर 2 है बाज़ार। तो जो भी अशिया की पैदावार होती है, जो भी ज़रई पैदावार होती है, उसे फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार होना चाहिए। उसके बाद है सरमाया। तो ज़राअती पैदावार के लिए बड़े पैमाने पर सरमाया दरकार होता है मुख्तलिफ़ कामों के लिए, जैसे ज़मीन खरीदने के लिए, मज़दूरों की मजदूरी के लिए, तनख्वाह उजरत के लिए। उसी तरह से नकल अमल के ज़राए भी ज़रूरी है। नंबर 4 आमदरफ़्त के ज़राए, जो भी पैदावार हासिल होती है उसे मंडियों तक, बाज़ार तक पहुंचाने के लिए आमदरफ़्त के ज़राए का होना ज़रूरी है। उसके अलावा अनाज के ज़ख़ीरे की सहूलियात, जैसे कि जो भी पैदावार हासिल होती है उसे उसका ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है हुकूमत की पॉलिसियाँ। तो हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात और स्कीम जो है वो किसानों को फ़राहम करती है, जिससे कि जो भी किसानों की ज़रूरत हो सरमाए की वो मुकम्मल हो सकती है। तो इस तरह से हुकूमत की पॉलिसियाँ भी एक अहम किरदार अदा करती है ज़राअत की तरक्की में। उसके बाद है आबादी। तो जितनी ज़्यादा आबादी होंगी उतनी ज़्यादा ज़राअती पैदावारों की मांग वहाँ पर बढ़ेंगी, तो ज़राअती पैदावार भी ज़्यादा करना पड़ेंगी। तो इस तरह से आबादी भी एक अहम अवामिल है। उसके बाद है ज़मीन की मिल्कियत, कि ज़मीन के मालिक कौन है, किसान है या सिर्फ वो किसी और को दिए गई ज़मीन है और उस पर सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से ज़मीन की मिल्कियत भी एक अहम अवामिल है। और उसके बाद है
ज़राअत करने के तरीके। तो अलग अलग खित्तों में अलग अलग तरीक़ों से ज़राअत जो है वो अंजाम दिए जाते हैं। अपने अपने इलाकों के अपने अपने तरीके होते हैं ज़राअती सरगर्मी अंजाम देने के। तो ये सब जो है माशी व समाजी अवामिल है। उसके बाद तस्वीर में मुख्तलिफ़ तरह की तर्ज ज़राअत और उसकी अक़साम को दिखाया गया है। इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम की ज़राअत की खुसूसियात भी बयान की गई है। तो जो हमने तस्वीरें देखे थे और उसके सामने हमने ज़राअत की खुसूसियात देखे और साथ ही साथ ज़राअत की किस्में भी देखे, उसके अक़साम भी देखे। तो उससे हमें ज़राअत की तकसीम जो है, ज़राअत की तरीके और ज़राअत की खुसूसियात जो अलग अलग किस्मों की वो भी हमें पता चली है। अहद हाजिर में ज़राअत के लिए सब्ज़ खानों यानी ग्रीन हाउस और पॉली हाउस का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी अगर हम देखें मौजूदा दौर में बड़े पैमाने पर सब्ज़ खानों यानी कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जो प्लास्टिक के बने हुए एक तरह के शेड तरह होते हैं, टेंट की तरह, शामियानी की तरह, उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी तरह ज़राअती पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए मस्नूई खाद, असलाशुदा बीजों, कीड़े कश अद्वियात और जदीद तरीन ज़राअती टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ज़राअती पैदावार बढ़ाने के लिए, ज़राअती पैदावार का इजाफा करने के लिए मस्नूई खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, असलाशुदा बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कीड़े कश अद्वियात का इस्तेमाल किया जा रहा है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ज़राअत में किया जा रहा है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, फिर से ज़रा सोचिए। सब्ज़ खानों और पॉलीघरों यानी कि प्लास्टिक से बने हुए शामियानों का इस्तेमाल किसी मखसूस इलाकों की सब्जियों को किसी दूसरे इलाकों में उगाने के लिए होता है। यानी कि पॉली हाउस और जो सब्ज़ खाने होते हैं उसमें किसी मखसूस आबो हवा में पैदा होने वाली फसल जो है उसको पैदा किया जाता है किसी दूसरे इलाके में। यानी कि नासिक का अगर मैं मिसाल दूँ तो नासिक में अंगूर की फसल जो एक साजगार यहाँ पर आबो हवा पाई जाती है अंगूर के लिए। तो अंगूर की पैदावार ऐसे इलाके में की जाए जहाँ पर उसके लिए साजगार आबो हवा मौजूद ना हो, तो उसके लिए उसकी पैदावार करने के लिए सब्ज़ खाने बनाए जाते हैं। सब्ज़ खाने और पॉलीघरों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक से बने हुए शामियाने, और उसमें जो अंगूर के लिए साजगार आबोहवा होती है, जो साजगार माहौल होना चाहिए, वो उसके अंदर तैयार किया जाता है। और जिन इलाकों में अंगूर की पैदावार नहीं हो सकती है उन इलाकों में ऐसी फसलों की पैदावार हासिल की जाती है। तो इसी तरह से अलग अलग इलाकों की अलग अलग सब्जियां होती है, अलग अलग फल और पैदावार होती है जो किसी मखसूस इलाकों में ही पैदा हो सकती है। तो सब्ज़ खानों की मदद से और पॉलीघरों की मदद से उन्हें किसी दूसरे इलाकों में भी पैदा किया जा सकता है। तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, इसी तरह ये बताइए कि क्या इसका इस्तेमाल बर्फ पोश इलाकों और कुतबी इलाकों में हो सकता है। तो हम सब्ज़ खानों और पॉलीघरों का इस्तेमाल बर्फपोश इलाकों और कुतबी इलाकों में कर सकते हैं। तो हमारा जवाब है नहीं, सब्ज़ खानों का इस्तेमाल और पॉलीघरों का इस्तेमाल हम कुतबी इलाकों में और बर्फपोश इलाकों में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बर्फ़बारी होती है। तो बर्फ़बारी की वजह से जो सब्ज़ खाने और पॉलीघरों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा और पूरी तरह से वो तबाह हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम सब्ज़ खानों का इस्तेमाल कुतबी इलाकों में और बर्फपोश इलाकों में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, इस सबक में जिक्र की गई इब्तदाई माशी सरगर्मियों के अलावा दुनिया में और कौन कौन सी इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ की जाती है, इसके मुतालिक जमात में बातचीत कीजिए और इसकी एक फहरिस्त तैयार कीजिए। तो इस सबक में बहुत सारी इब्तदाई माशी सरगर्मियों का जिक्र किया गया है, जैसे ज़राअत, लकड़ी काटना, माहीगिरी, कानकुनी, ग़िज़ाजोई, शिकार। तो इनके अलावा भी दुनिया में और भी इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ
की जाती है उनके हमें नाम बताना है बातचीत के ज़रिए, जमात में जो ग्रुप डिस्कशन किया जाता है उसके ज़रिए, और उसकी एक फहरिस्त बनानी है। तो उसकी मैं मिसाल देता हूँ कुछ, जैसे कि इब्तिदाई सरगर्मी में और जो चीज़ आएंगी वो एक डेयरी फार्मिंग। जो डेयरी फार्मिंग है ये भी एक इब्तिदाई सरगर्मी है जिससे दूध हासिल किया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारे गोश्त के ज़राए जैसे कि मटन हो गया, उसके अलावा बीफ हो गया, तो ये भी एक इब्तिदाई सरगर्मी है। साथ ही साथ पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये तमाम चीज़ें इब्तिदाई सरगर्मियों में शुमार की जाती है। तो इसमें और भी बहुत सारे हम इब्तिदाई सरगर्मियाँ जो है डिस्कशन करने के बाद इसमें हम उसकी फहरिस्त बना सकते हैं। तो आप इसमें और पॉइंट्स जोड़ सकते हैं इब्तिदाई सरगर्मियों के। तो आज के लिए ये सबक में इतना ही था। ये सबक यहाँ पर ख़त्म हुआ, सबक नंबर 4 इब्तिदाई माशी सरगर्मियाँ। और अगले लेक्चर में मैं सबक नंबर 5 जो है उसके मुतालिक वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा। शुक्रिया।